Hello students, myself Rajiv Rajan Singh, Director of Margdarshak Civil Services Academy and a teacher of history for those students who are preparing for civil services examination. Here I come to introduce myself and my coaching institution Margdarshak Civil Services Academy, Boarding Road, Patna, to you that this institution is working for preparation of those examinations which our students have taken it as a goal, और इसलिए आज हम आपके सामने सिविल सर्विस जिसकी तैयारी आम लोगों या आम विद्यार्थियों के लिए एक चैलेंज का विषय है, उसके तैयारी के बारे में दो शब्द लेकर के सामने में आए। सिविल सर्विसेज जिसकी शुरुआत अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी और अंग्रेज़ों ने इस नौकरशाही व्यवस्था का संचालन इसलिए किया था ताकि वो भारत में अपने प्रशासन को अच्छे तरह से चलाया जा सके, और इस व्यवस्था ने अंग्रेज़ों का भरपूर साथ दिया। और इस व्यवस्था की खूबियों के कारण जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इस व्यवस्था को बनाए रखने का फैसला किया। इसी के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवाओं का गठन हुआ और इन सेवाओं में सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं भी एक हैं। इन परीक्षाओं के तहत हम विभिन्न पदों की तैयारी करते हैं, विभिन्न पदों पर भर्ती किए जाते हैं और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसकी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिसमें मुख्यतः आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज एंड अदर एलाइड सर्विसेज जो अन्य विभागों में हैं, इसकी तैयारी की जाती है। इसलिए आज हम आपके सामने इन विषयों को सामने रखेंगे, विषयों में जाने से पहले कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए क्या क्या आवश्यक है और इस तैयारी में किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले जिस बात पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो सबसे जो बेसिक चीज़ जिसकी आवश्यकता इसके लिए होती है वो है इसके लिए न्यूनतम अर्हता। सिविल सर्विसेज परीक्षा यूपीएससी के लिए जो न्यूनतम अर्हता भारत सरकार द्वारा या यूपीएससी द्वारा निर्धारित की गई वो है स्नातक, ग्रेजुएशन। आपको किसी भी संकाय, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल में बैचलर ऑफ एनी सब्जेक्ट, बैचलर इन एनी सब्जेक्ट, अदर इन आर्ट्स, या तो आप आर्ट्स में हो या साइंस में हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन पास किया हो किसी भी विश्वविद्यालय से जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो आप सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठने के हकदार हैं। अब सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठने के लिए ये न्यूनतम अर्हताएँ हैं। इसके अलावा जिन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है वो ये है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठने के लिए हमें किस तरह की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, किस तरह की परीक्षाएँ हमसे ली जाती हैं। तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि इसमें तीन स्तरीय परीक्षाएं होती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा जिसको पीटी एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा करते हैं और तीसरा इंटरव्यू जिसे साक्षात्कार करते हैं। और इन तीनों परीक्षाओं के आधार पर आपका चयन सिविल सर्विसेज परीक्षा में किया जाता है। सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो पीटी का जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग होता है, जिसमें जो भी उम्मीदवार अपियर होते हैं वो इस परीक्षा को पास करने के बाद सिविल सर्विस के मुख्य परीक्षा में बैठने की पात्रता रखते हैं। लेकिन सिविल शिक्षा के पीटी के अंकों का योग जो है सो मेरिट लिस्ट में नहीं किया जाता, ये केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का परीक्षा है। उसके बाद मुख्य परीक्षा जिस परीक्षा में लोग
जो लोग पीटी को क्वालिफाई करते हैं वही लोग बैठते हैं। और इसमें एक हिंदी, इंग्लिश, ऐसे, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़ और ऐच्छिक विषय, किसी भी ऐच्छिक विषय जो भी कि यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में वर्णित है, परीक्षा के सिलेबस में वर्णित है, उसमें से किसी भी ऐच्छिक विषय को आप उसके लिए चयन कर सकते हैं। और चयन करने के बाद इस विषय के सहारे आप जो सो परीक्षा में बैठ सकते हैं। मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद आप जो है सो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में के लिए योग्य पात्र माने जाएंगे। और उसमें आप बैठने के लिए आपको जो सामान्य आपका व्यक्तित्व है उसके विषय में जो ज़्यादा चीज़ें जो है सो उसमें पूछी जाती हैं, बशर्ते कि जो नॉलेज है वो उसके इस आधार पर जब अंतिम मेरिट मध्य मेधा सूची तैयारी की जाती है तो उसमें जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस, मुख्यतः इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ही उनका चयन किया जाता है। उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज और अंत में सबसे अंत में जो होते हैं जो एलाइड सर्विसेज जो आती हैं भारत सरकार की, उनमें उनका चयन किया जाता है। तो ये संक्षिप्त रूप से सिविल सर्विसेज परीक्षा के बारे में जो हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई। आशा है कि जो विद्यार्थी, जो भी लोग इसकी तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं वो विस्तृत जानकारी के लिए हमारे कोचिंग के जो ईमेल है margdarshak.rajiv@gmail.com में के द्वारा अपनी जानकारी को पूर्ण करेंगे। जब हम यहाँ आपके सामने उपस्थित हुए हैं इस बात को लेकर के सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, तो यहाँ हम ये आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि आप इस बात को निर्णय लें, इस बात को निर्धारित करें कि हमें इस परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सा सब्जेक्ट का चयन करना है। ये आपके रुचि पर निर्भर करता है कि आप इस परीक्षा के लिए कौन सा विषय का चयन करते हैं ताकि उस विषय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त अर्जित कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, आप वैसा विषय लें जो कि जिनके सामग्रियां बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है ताकि आपको अपने तैयारी में किसी प्रकार का जो है सो दिक्कत नहीं आ सके। तीसरी बात, आपको जो है कि परीक्षा के पैटर्न से आपको वाकिफ़ होना है कि परीक्षा में जो हमारा ऐच्छिक विषय है उसमें कैसे और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको ये निर्धारित करना है कि उन प्रश्नों का कम शब्दों में और सटीक उत्तर आप कैसे दे सकते हैं। इन्हीं मापदंडों के आधार पर जो है सो आप जो है सो अपने विषय का चयन कर सकते हैं। साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना होगा आपको कि आपको जो जिस सब्जेक्ट का आपने चयन किया है उसमें क्या पढ़ने के जिससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन आपको यहाँ जो है सो परीक्षा उपयोगी और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि परीक्षा में ज़्यादा ज़रूरी है आपको उस पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ आपको पांडित्य या दूसरे शब्दों में ये ऐसे कहें कि किसी प्रकार का जो सो स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ ये इतना ज़रूरी है कि आपका ज्ञान उस स्तर तक होना चाहिए जो जिस स्तर तक यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के लोग जो है सो चाहते हैं या परीक्षा में जो एग्जामिनर्स होते हैं उनकी ये मांग होती है। अब उसके आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो ऐच्छिक विषय जैसे हमारा है तो ऐच्छिक विषय में सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ होता है कि उसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर में देते समय आपको ये बात ध्यान रखना है कि परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सही में क्या एग्जामिनर क्या आपसे जानना चाहता है। क्या है कि एक ही प्रश्न के कई अर्थ निकल सकते हैं। उदाहरणतः
अकबर की राजपूत नीति पर प्रकाश डालें, अकबर की राजपूत नीति की समीक्षात्मक आलोचना करें, अकबर की राजपूत नीति से मुगल साम्राज्य को होने वाले लाभों पर प्रकाश डालें। तो ये 3 प्रश्न हैं, इनका उत्तर 3 प्रश्न है, एक ही टॉपिक से जुड़ा हुआ है, लेकिन इन तीनों के उत्तर अलग अलग संदर्भ में लिखे जाएंगे और परीक्षार्थी का जो संदर्भ होगा उसी संदर्भ के आधार पर जो परीक्षक होंगे वो आपको उस पर गणना करेंगे, उस पर आपको अपना उसका अंक देंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न हमको पूछा जा रहा है वो प्रश्न क्या है और उस प्रश्न का उत्तर हम कम शब्दों में, जो डिमांडेड है परीक्षा में कि 300 शब्द, 400 शब्द या 200 शब्द, जितना हमको अपेक्षित है वो उन शब्दों में हम कैसे दे पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये भी प्रयास करना है कि परीक्षा में जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर हम सटीक ढंग से, सभी प्रश्नों का उत्तर सटीक ढंग से दे सकें। ये नहीं कि हम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम 3 प्रश्नों को अच्छा से लिखें और 2 प्रश्न को उतने अच्छे से नहीं लिखें। इसका नतीजा क्या होता है कि आपकी मार्किंग मात्र 3 प्रश्नों पर ही निर्भर कर जाती है, जबकि आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है और जो दूसरे प्रतियोगी आपके होते हैं वो 5 प्रश्न एवरेज लिख करके भी आपसे वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनका मार्किंग 5 प्रश्नों पर होता है। तो ये इन शब्दों पर जरूर ध्यान रखेंगे कि प्रश्न का उत्तर देते समय आपको ये ध्यान रखना कि हमको 5 प्रश्न का सटीक उत्तर दें। दूसरी बात, प्रश्न का उत्तर देते समय, परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय सबसे पहले ये कोशिश करना कि जिस प्रश्न पर आप सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी विचार को, अपनी बातों को रख सकते हैं, उस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले दें। क्योंकि कोई भी परीक्षक जब आपकी कॉपी खोलता है तो उसकी एक साइकोलॉजी होती है कि एक लड़का आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने जा रहा है, आईएएस का परीक्षक है, परीक्षार्थी है, तो उसका उत्तर जो है सो एक सामान्य, एक जनरल वे में नहीं होना चाहिए, एक ऐसे होना चाहिए ताकि वो आप से प्रभावित हो और अन्य प्रश्नों को भी उसी ढंग से वो आप देख करके आपका जो जजमेंट है वो आप कर सके। पहला प्रश्न आप अगर अच्छा से लिखते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि आपके परीक्षक का जो आपके प्रति विचार है वो बदलता है और इससे अगर दूसरा प्रश्न थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं भी है तो वो भी आपको वो कंपनसेट करता है। तो ये प्रश्न, इन चीज़ों का ध्यान परीक्षा में उत्तर देते समय आपको करना है। तीसरी बात, आपको एक बार कम से कम परीक्षा की तैयारी करते समय एक बार पूरे सिलेबस के सभी जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्सों को आपको विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करना, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं। प्रश्न का कोई सीमा नहीं होती है, एक ही प्रश्न कई तरह से पूछे जाते हैं, जो सिलेबस में उसमें कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न का उत्तर देते समय एक बात और जो ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना है कि आपको जिस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं उसमें वर्तमान संदर्भ में उस संबंध में क्या रिसर्च हुए हैं या क्या उसमें प्रगति हुई है, इस बात को भी संदर्भित करना है। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मुगल शासन का या मुगल काल का पतन क्यों हुआ या कैसे हुआ? तो ट्रेडिशनल बहुत सारे कारण हैं, जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो गई, केंद्रीय शक्ति का कमज़ोर होना हो गया, मुगलों की धार्मिक नीति हो गई, इस तरह की कई आर्थिक पतन हो गया, ये इन सारे तक के विकेंद्रीकरण हो गया, ये सारे चीज़ हैं। लेकिन इसमें इन सबों से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि मुगलों ने शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया। उनके राज्य में शिक्षा से ज़्यादा जो है कला एवं संस्कृति पर ज़्यादा जोर था। इसका नतीजा कि समकालीन यूरोप में शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा था। इनसे जो शिक्षित वर्ग सामने आ रहा था वो नई नई शोधें कर रहा था, नई नई चीज़ों को सामने में ला रहा था और विश्व में उन चीज़ों को अप्लाई भी कर रहा था। ये दौर जो था, इस दौर में मुग़ल काल जो है सो मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल काल का जो शासन है वो पिछड़ गया या उनसे पीछे रह गया। नतीजा क्या है? साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मुग़लों की अपेक्षा जो अन्य विश्व थे, खासकर पश्चिमी जो जगत था, जो ब्रिटेन, इंग्लैंड हो या डच हो, पुर्तगाल हो, ये सारे लोग साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम में भारत से थोड़ा सा आगे निकल गए
और आगे निकल गए तो उन्होंने जो है सो इस आधार पर भारतीय को जो है सो मुगलों को जो सो खास करके दबाना शुरू किया या उनको कहे कि पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। और बाद में चलकर यही साइंस टेक्नोलॉजी की प्रगति के आधार पर उन्होंने भारत पर मुगलों को डिस्प्लेस कर दिया। क्योंकि जब हम जानते हैं कि जो बक्सर का युद्ध था, उस बक्सर के युद्ध में 3 जो सेनाएं थी वो मिल करके लड़ रही थी। मीर कासिम एक तरफ थे, अवध का नवाब एक तरफ था, है? और दूसरी तरफ अंग्रेज कुछ मात्र संधि सेनाओं के था, लेकिन उनकी तोपें, ये उनके बंदूक इतने सोफिस्टिकेटेड थे, इतने आधुनिक थे, उनका सामना जो है सो भारतीय फौजें नहीं कर सकी। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को परीक्षा में उत्तर देते समय जो है सो हमको सामने रखना है। अगली बात, जो हमारा जो संस्थान है वो मुख्य रूप से जिन विषयों की तैयारी कराता है वो उसमें इतिहास, समाजशास्त्र एवं समान अध्ययन, ये 3 विषय जो है महत्वपूर्ण हैं। और इनके अलावा हम लोग जो है सो राज्य सेवाएं जैसे जो हैं, जहाँ कुछ सेवा में कुछ विषय हैं जैसे लेबर एंड सोशल वेलफेयर, इन चीज़ों की भी पढ़ाई हम अपने संस्थान में कराते हैं। लेकिन वो तो बात की चीज़ है। सबसे पहले हम यहाँ सिविल सर्विसेज, ओनली फॉर सिविल सर्विसेज की बात करना, आप लोगों के संबंध बात करना चाहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपने आप में एक काफ़ी प्रतिष्ठित, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा एक काफ़ी प्रतिष्ठित परीक्षा होती है। और इसमें बैठने से पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना ये भी बहुत ज़रूरी है। कहे कि आप जब तक मानसिक रूप से पूर्ण रूप से समर्पित इसको नहीं कीजिएगा, ये इन परीक्षाओं में जो है सो आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते। और मानसिक रूप से समर्पण के लिए आवश्यक है कि आप अपने परीक्षा, अपने विषय, अपने व्यवहार या अपने जो अन्य चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे हमने अभी विषय के बारे में बात की कि विषय में कैसे परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और उन विषयों में क्या क्या ध्यान देना चाहिए। अब हमको ये ध्यान रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में किन किन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए या किन किन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कि हमें किसी विषय, जैसे हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, समाज शास्त्र की बात करते हैं, समाजशास्त्र भी एक काफ़ी रोचक विषय है और उससे भी तैयारी करने वालों को अच्छी सफलता अर्जित की सकती है। लेकिन उन विषयों से तैयारी करने वालों के लिए एक ख़ास चीज़ है कि हमको समाज की विविधता में तो जाना है, लेकिन जटिलताओं में उतना ज़्यादा नहीं घुसना है जितना कि जरूरी अनावश्यक हो। दूसरी बात, सोशोलॉजी की सबसे बड़ी बात जो होती है सोशल थिंकर्स, और सोशल थिंकर्स जो होते हैं उन्हीं के आधार पर सोशल थॉट्स का निर्धारण होता है। तो हमें उन सोशल थिंकर्स के मूल भावनाओं को उन्हीं के शब्दों में विद्यार्थियों को समक्ष रखना है या अपने आप को आत्मसात करना है। साथ साथ उनके साथ साथ नए विचारों को हम कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि आप कार्ल मार्क्स को तो जानते ही होंगे। कार्ल मार्क्स जो सामाजिक थिंकर्स में उनका नाम काफ़ी आगे आता है, जिन्होंने अपने विचारों से पूरे विश्व को प्रभावित किया और उसी का नतीजा है कि जो भारत या पूरे विश्व में जो हम साम्यवाद की लहर या साम्यवाद देखते हैं, उनके मूल जनक के रूप में कार्ल मार्क्स जाने जाते हैं। लेकिन एक संदर्भ, एक समय के बाद कार्ल मार्क्स, जो कि जिनके विचार पूरे दुनिया में फैल रहे थे, पूरी दुनिया में उनके विचारों का प्रसार हो रहा था, 1990 में 90-91 में जब सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ तो उनके विचारों को धीरे धीरे, उनकी विचारों की जो प्रभाव जो था धीरे धीरे कम होने लगा और ये शिथिल होते गया। और भारत जैसा देश जहाँ भी कम्युनिस्ट एक काफ़ी पावरफुल फोर्स माना जाता था, यहाँ के 2 राज्य जैसे बंगाल और केरल, जिसमें साम्यवाद या कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकारें चलती थी, वहाँ भी
उनका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। लेकिन हम आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आपको मार्क्स के विचार जो थे, जो उन्होंने 19वीं शताब्दी में अपने विचार रखे थे, उन विचारों को आज के संदर्भ में वो विचार कैसे फिट नहीं बैठे, कैसे उनका आत्मसात नहीं हुआ, जिसके कारण वो उनके विचारों का पतन या उनके साम्यवाद का पतन धीरे धीरे शुरू हुआ, इन बात को रेखांकित करना ज़्यादा जरूरी है। तीसरी चीज़, हम जब बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो ये तो हमने ऐच्छिक पेपरों की बात की, चाहे उस इतिहास हो या समाजशास्त्र। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, वो जनरल स्टडीज, समान अध्ययन। और समान अध्ययन जो पहले का पैटर्न था और अब के पैटर्न में, दोनों में काफ़ी अंतर आ गया। पहले 2 पेपर समान अध्ययन के हुआ करते थे और 2 पेपर ऐच्छिक विषय के हुआ करते थे। हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग होता था और ऐसे होते थे। लेकिन जब से यूपीएससी ने अपना सिलेबस बदला, तब से जो है हिंदी इंग्लिश तो आज भी है, जिसको आपको क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। ऐसे में आपके लेखन जो क्षमता है, आपके विचार अभिव्यक्ति का जो ताकत है, पावर है, उसको देखा जाता है कि आप किस अपने विचारों के इस ढंग से रख सकते हैं, लिखित रूप में किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है जनरल स्टडी। वो जनरल स्टडी का जो विषय का जो संदर्भ है, वो विस्तृत कर दिया गया। पहले 2 पत्र होते थे, अब इसमें 4 पत्र होते हैं। और सब्जेक्ट जो पहले 2 सब्जेक्ट हुआ करता था, अब उस सब्जेक्ट को घटाकर 1 सब्जेक्ट बता दिया गया। तो 4 जो इतिहास, जो 4 जो समान अध्ययन के जो विषय होते हैं, उन चारों विषयों में जो है आपको अलग अलग विषयों का जो सिलेबस कहता है, उस सिलेबस में किन किन तथ्यों को और किन किन टॉपिक पर आपको ध्यान देना है, उनको भी आपको छूना है। क्योंकि जब तक आप सभी संदर्भित टॉपिकों को आप नहीं छुएंगे, तब तक जो है सो आप समान अध्ययन के बारे में, समान अध्ययन के प्रश्नों का सटीक उत्तर आप दे नहीं सकेंगे। इसके लिए जो सामग्रियाँ आवश्यक है, तो टेक्स्ट बुक जिन 4 पेपर में, जिन पेपरों में जिन सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उनको तो पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक आपके पास है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ हैं, उस पर ध्यान देना है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट साइंस रिसर्च जो चीज़ें होती हैं, उनको आपको संग्रहित करना है कि कहाँ से अभी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इस पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा, समसामयिक या करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो अभी आपके इर्द गिर्द जिन चीज़ों का घटनाएँ घट रही हैं, उन घटनाओं पर भी आपको ध्यान देना है। और उनमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको अपना आपका जो मत जो है सो रखना। तीसरा, जो एनालिटिकल मैथ्स होते हैं, उसका भी आपको जो है उसको पूर्ण रूप से उसका ज्ञान होना चाहिए और उनकी प्रैक्टिस जो है सो होनी चाहिए। तो इन सारे चीज़ों के आधार पर जो विषय का और जो विषय से जो चीज़ पूछा जा रहा है, उस विषय का भी आपको एक स्तरीय, माध्यमिक स्तरीय जो है ज्ञान आपको होना चाहिए, ताकि उस स्तर पर आप उस चीज़ को +2 लेवल का जो ज्ञान है, वो जीएस के सब्जेक्ट के लिए आवश्यक है। अब हिंदी और इंग्लिश जो है, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इसमें आपको अपने तैयारी के द्वारा इतना स्कोर जरूर कर देना है, मिनिमम 33% या उससे ज़्यादा, कि आप इसमें डिस्क्वालीफाई नहीं करें। क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में अगर किसी एक पत्र में भी आप डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो आपके पूरे जो तैयारी है या पूरा जो परीक्षा है, उसमें आपका मूल्यांकन आपके कैंडिडेट के रूप में आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर जाएगा, आपका अन्य पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो आपको इन बातों पर विशेष ध्यान रखना है। और जो अंत में जो ऐसे जो होता है, वो ऐसे में आपको समसामयिक विषयों, चाहे करंट से जुड़ा हुआ हो या किसी अन्य चीज़ों से जुड़ा हुआ चीज़ हो या किसी संस्था से जुड़ा हुआ चीज़ हो,
मुख्य रूप से करंट से समसामयिक विषय से जुड़ा ही चीज़ तथ्य जो है सो आपके सामने आपके परीक्षा द्वारा आपसे पूछा जाता है, और आपको उन चीज़ों को जो निर्धारित शब्द हैं, कोशिश ये करना है हमको कि निर्धारित शब्द 1000 से 1500 शब्दों के बीच में अपने विचार को हम इसमें रखें। तो परीक्षा में बैठने के साथ साथ जब हम मेंस की परीक्षा देते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको जो समय मिला है उस निर्धारित समय में जो है सो सारे पत्रों का निर्धारित शब्द में हम अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, हम प्रश्न को उसी आईने से प्रस्तुत कर सकें जिस आईने में या जिस तथ्य को प्रश्न में आवश्यकता है। तीसरी बात, प्रश्न में कोई भी चीज़ का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। उत्तर लिखते समय हमको एक ही बात को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। चौथी बात, जो प्रश्न का उत्तर जब हम लिखते हैं तो उसमें इस बात पर ज़रूर ध्यान रखना है कि वो साफ और सुंदर शब्दों में लिखा होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। इन चीज़ों में कई भ्रांतियाँ होती हैं कि भाषाएं अंग्रेजी वाले को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, हिंदी वाले को कम वेटेज दिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी भाषा को, जो भी मुझ परीक्षा के जो गजट आता है, गजट में आपको जो चयनित भाषा में आपको उत्तर देना है, और उसमें जो है किसी भाषा में उत्तर देने से कोई, हाँ, आपके तथ्य सटीक होने चाहिए, आपका तथ्य वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, आपका तर्क जो है सो तर्कसंगत होना चाहिए, आपका निष्कर्ष जो है सो सटीक होना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रश्न को उत्तर देने में 3-4 चीज़ों का काफ़ी आवश्यक है। जो बड़े प्रश्न होते हैं, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं, पहला, आप जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके संदर्भ में आपका परिचय कैसा है उसका। दूसरा, उसमें तथ्य के कौन से तथ्य हैं। तीसरा, आप उस तथ्य के आधार पर अपना विचार क्या रखते हैं। और चौथा, उस विचारों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर आपका उस पर क्या निष्कर्ष है। ये सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको मुख्य विषय के परीक्षाओं की तैयारी करना है। और हमारी संस्था जो मार्गदर्शक सिविल सर्विसेज अकेडमी है, वो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी तो कराती है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा से ज़्यादा जो है मुख्य परीक्षा पर ज़्यादा ध्यान देती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य मुख्य परीक्षाओं को पास करना होना चाहिए, न कि प्रारंभिक परीक्षा को पास करना। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा तो पास एक क्वालिफाइंग होता है, जिसके पास करने के बाद आपको मुख्य परीक्षा में बैठना पड़ता है। अगर आप शुरू से, जब से तैयारी करना शुरू करते हैं, तब से इस लक्ष्य को तैयार करें कि हमको मुख्य परीक्षा जो होता है, मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, उसमें क्वालिफाई करना है। उसमें क्वालिफाई करने के लिए अपनी योग्यता का निर्धारण करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को परिमार्जित करते हैं। उसके बाद ही जा कर के जो है सो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें। और उसके लिए जो है सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट का चयन करते हैं। ये गाइडलाइंस आवश्यक है, ये सारी जरूरी है, लेकिन सब जो विषय का चयन जो है सो आपके रुचि और आपके क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। किसी के कहने पर नहीं कि फलाना आदमी कर रहा है इस तरह की चीज़, तो आप भी उसी के पीछे चल जाए। क्योंकि आपकी तैयारी वहाँ आवश्यक है, आपका विवेक आवश्यक है, आपके जो शक्ति है, पढ़ाई की शक्ति, और आपका जो अपने आप को प्रेजेंट करने का ताकत है, उसके आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। और रही बात प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए मुख्य रूप से 2 विषय होते हैं। एक सामान्य अध्ययन होता है, और दूसरा जो होता है वो टेस्ट, कॉम्पिटिटिव टेस्ट जो होता है वो होता है। तो आपको जो है सामान्य अध्ययन में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 150 नंबर का था। और कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड जो होता है उसमें 80 होते हैं प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न जो 2.5 रंग का होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग है तो आपको प्रश्न का उत्तर सोच समझ के देना है, और आपको सबसे पहले उन प्रश्नों का उत्तर देना है जिस प्रश्न पर आप डेड श्योर हैं कि हम ये उत्तर है। तो सब फर्स्ट राउंड में आप जो सो उन प्रश्नों का उत्तर दें, और उत्तर देते समय कोशिश करें कि हम OMR शीट पर इसका अंकन भी कर लें। क्योंकि बाद में बहुत लोग ऐसा होते हैं कि प्रश्न बना देते हैं, लेकिन वो OMR शीट पर अंकित नहीं कर पाते हैं। नतीजा होता है कि उनका बनाया मेहनत से बेकार हो जाता है। इसलिए प्रश्न बनाते समय जो है सो तो साथ में जो सो उसको OMR शीट पर अंकित कर दें, ताकि बाद में रंगने का उसको झंझट उसमें रहे नहीं। और इन तथ्यों के आधार पर आप जो है सो प्रारंभिक विषय में सोच समझ करके आप प्रश्नों का उत्तर दें, और बाद में जब आप अपने क्षमता के अनुसार प्रश्न का उत्तर दे चुके होंगे और कुछ प्रश्न शेष रह जाते हैं, उस स्थिति में बेस्ट ऑप्शन
जिसके बारे में आप थोड़ा सा ज़्यादा श्योर हैं, अगर 2 ऑप्शन के में एक ऑप्शन पर ज़्यादा श्योर हैं, उसके आधार पर आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड सीमित वे में होना चाहिए। और ये इस आधार पर आप जो है प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। अंत में जो साक्षात्कार होता है, वो साक्षात्कार आपके जानकारी और ज्ञान का एक सिंपल टेस्ट है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपका व्यक्तित्व और आपके विचार की शक्ति को परखा जाता है कि एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर आप उस चीज़ में कितने सफल हो सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को किस ढंग से हैंडल कर सकते हैं। ये सबसे मुद्दा, क्योंकि वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा रहता है। वो साइकोलॉजिस्ट आपकी एक्टिविटियों पर, आपके विचारों को या आपके एक्टिविटियों पर ध्यान देता है और उस पर रिमार्क्स जो सो होता है। इन शब्दों के साथ हम चाहते हैं कि जो लोग इन वीडियो को सुन रहे हैं और सुनेंगे, उनको आगे आने वाले दिनों में सिविल परीक्षा की तैयारी जो है करने में आसानी होगी। और हमारा मार्गदर्शक सिविल सर्विसेज बोर्डिंग रोड पटना का ये वीडियो जो है तो समय समय पर, खास करके सप्ताह में 2 दिन ये वीडियो जो है आपको जो सो इस तैयारी के विषय में, जो विभिन्न सब्जेक्ट हमारे यहाँ जो तैयारी होती है, इतिहास, समाजशास्त्र मुख्य रूप से जो है, इसके संबंध में जो है आपको जो है सो जानकारी, आपको जो सो मार्गदर्शन करते रहेगा। और आशा है इस मार्गदर्शन के सहारे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने सफल होंगे। जय सरस्वती।